हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग बी। चैनल का नया नेम है ट्रेडिंग बी, पुराना नेम था बोनाफाइड ट्रेडिंग। आज की टॉपिक वीडियो के लिए है जो है एनएससी बीएससी स्टॉक एक्सचेंज और रेगुलेटरी बॉडीज़। ये दोनों ही आप लोगों को पता है, मेनली जो लोगों के पास डीमैट अकाउंट है 1 साल से ऊपर हो गया है तो उनको थोड़ा बहुत तो आइडिया इसके बारे में है। सेबी के बारे में भी है। बस एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल अगर कुछ जानना है तो ये जानना है कि क्या हम लोग एनएससी से शेयर्स लेके बीएससी में बेच सकते हैं और बीएससी से शेयर्स लेके एनएससी में बेच सकते हैं। होता क्या है, सपोज करो एनएससी में शेयर का प्राइस है 1000 और बीएससी में शेयर का प्राइस है 1002 रुपये। तो ये जो 2 रुपये का बेनिफिट उठाने के लिए क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, तो वो हम लोग वीडियो के एंड में समझेंगे और कोशिश करूंगा मैं आपको डीमैट अकाउंट में ही दिखा दूँ ओपन करके कि कौन से प्राइस पे लेते हैं, क्या लेते हैं और इसको बोलते क्या। ठीक है, वीडियो को थोड़ा शुरू करते हैं। टॉपिक आज का बहुत जनरल है तो ज़्यादा लेंथी वीडियो रहेगी नहीं, आप स्किप मत करना। चाहिए तो आप अपना जो वीडियो की स्पीड है आप उसको बढ़ा सकते हो। तो होता क्या है, दो स्टॉक एक्सचेंज है, वो सभी को पता है। मेनली दो स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे तो कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज भी है और दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज भी है, लेकिन मेनली ये दो स्टॉक एक्सचेंज है। अब होता क्या है, एनएससी में ये अपनी 50 निफ्टी 50 आ गई और इसके बेंचमार्क को हम लोग क्या बोलते हैं, निफ्टी 50। ठीक है, और वहीं इसको क्या बोलते हैं, इसके बेंचमार्क्स को, इसको सेंसेक्स बोलते हैं। तो एक तरीके से एनएससी से रिलेटेड है निफ्टी 50 और बीएससी से रिलेटेड है सेंसेक्स। आप ऐसे समझ लो, इसमें टॉप 50 कंपनी आती हैं, इसमें टॉप 30 आती हैं। अच्छा, लोग ट्रेडिंग किस में ज़्यादा करते हैं, एनएससी में या बीएससी में? एनएससी में ज़्यादा करते हैं, तो लिक्विडिटी किस में ज़्यादा होगी, इसमें ज़्यादा लिक्विडिटी होगी। ठीक है, और लिक्विडिटी इसमें कम होगी क्योंकि लोग थोड़ा सा कम ट्रेड करते हैं। इसी की वजह से मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इसकी ज़्यादा होगी, तो करीब 2.3 ट्रिलियन मान लो, ऐसा कुछ है। और यहाँ सिर्फ इसकी 2 ट्रिलियन है। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक से आप समझ लो, जरूरी है। लिक्विडिटी इसमें हाई हो गई, निफ्टी 50 हो गए। अच्छा, ट्रेडिंग किस में क्या क्या होती है एनएससी में? हम लोग देखो एनएससी में इक्विटी भी ले सकते हैं, आप चाहिए तो शेयर्स लेके जा सकते हो। एफएनओ भी एक्टिव है तो हालांकि ये तो सेगमेंट है, करेंसी भी जा सकती है। ठीक है, ईटीएफ भी हो सकते हैं। और एक अपना होता है एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। तो ये सेम है यहाँ पे। तो ये तो मोटा मोटा हो गया अपना कि एनएससी बीएससी होता क्या है। बाकी का आप इंटरनेट पे देख लेना, ये कब आया और ये कब आया। ये थोड़ा पुराना है, ये शायद आई थिंक 1994 में आया है सेंसेक्स के बाद, क्योंकि सेंसेक्स आया वो सॉरी सेबी के बाद। सेबी आया था 1992 में। ठीक है, अब आप थोड़ा सा वीडियो को छोटा ही रखेंगे, समझ लेते हैं कि क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं। सपोज़ करो एक शेयर प्राइस है, सपोज़ करो टाटा स्टील ले लो। ठीक है, टाटा स्टील ले लो। अब ये जो टाटा स्टील का प्राइस है, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, ये एनएससी में टाटा स्टील का प्राइस सपोज़ करो 178 है और बीएससी में टाटा का प्राइस है 179.30। तो डिफरेंस कितना आ रहा है इसका? इसका डिफरेंस आ रहा है 1.30। एक शेयर में 1.30 है। तो क्या हम लोग 1000 शेयर्स लेके इसको ऐसा कर सकते हैं कि एनएससी में बाई करें? ठीक है, एनएससी में बाई कर लेते हैं, सही लिख देता हूँ मैं। और बीएससी में यहाँ पे इसको बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। तो जो एक शेयर का प्रॉफिट था 1.30 इंटू अपने पास शेयर्स कितने, 1000, तो 1300, 1300 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये कैसे कर सकते हैं, देखो। इसको करने, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कि जो प्राइस का थोड़ा सा डिफरेंस है, फ्लैक्चुएशन वाला डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसका बेनिफिट उठाओ आप। प्राइस में जो डिफरेंस है उसका आपको बेनिफिट लेना है। आपको डिमांड और सप्लाई से मतलब है, कौन ले रहा है, नहीं, इससे भी मतलब नहीं है। कंपनी के रिजल्ट से मतलब है, नहीं, कंपनी के रिजल्ट से भी मतलब नहीं है। गवर्नमेंट की कोई स्कीम आई है स्टील सेक्टर से, स्टील सेक्टर में कोई नोटिफिकेशन आया उससे मतलब है, उससे भी मतलब नहीं है। सिर्फ आपको प्राइस से मतलब है, और जो डिफरेंस आ रहा था 1.30 का, बस उससे मतलब है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज, इसको हम लोग आर्बिट्रेज बोलते हैं। अब ये कर कब सकते हैं? देखिए, आर्बिट्रेज पॉसिबल है, 3 टाइप के ऑर्डर होते हैं। एक तो ट्रेडिंग, जिन लोगों ने, एक तो आप इक्विटी में इंट्राडे कर सकते हो। ठीक है, आज ही लिया और आज ही बेच दिया। इसमें क्या है ना, अगर कोई शेयर प्राइस सपोज़ करो 188 का है, तो हो सकता है वो शेयर प्राइस आपको इंट्राडे के लिए 57 का ही मिल जाए। एमटीएफ भी होता है, मार्जिनल वाला, जिसमें मार्जिन लेते हैं। तो उसमें हो सकता है इस शेयर का प्राइस 97 के आसपास आपको डबल, आधा मार्जिन मतलब कंपैरेटिवली आधे में मिल जाए। तो लीवरेज कितने का हो गया, 2x, क्योंकि आप इसका आधा करोगे तो 90 के आसपास ही आएगा। तो मार्जिन कितना है, डबल मार्जिन है, 2x का लीवरेज है। तो ये भी होता है। और एक होता है इन्वेस्टिंग, ये भी मैं वीडियोज़ में दिखा दूँगा। अब इन्वेस्टिंग में क्या होता है, 188 का प्राइस 188 ही रहेगा। तो क्या आर्बिट्रेज, ये जो आर्बिट्रेज मैंने अभी आपको समझाया है, इसमें पॉसिबल है? नहीं। इसमें पॉसिबल है? नहीं। सिर्फ इसी में पॉसिबल है।
इन्वेस्टिंग में। अब इन्वेस्टिंग का मतलब क्या हुआ? आपको शेयर अपने डीमैट अकाउंट में घर लेके जाना है। आपको शेयर घर लेके जाना है। आपने इन्वेस्टिंग पे क्लिक किया और फिर उसी दिन बेचने की कोशिश की तो इंट्राडे में काउंट हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। और बाई चांस अगर आपने कोशिश भी की, तो अगर आपके अकाउंट में फंड हुआ, तो बीएससी में अगर आपने बेचा तो वो अलग ऑर्डर लग जाएगा सेल का। सेल का सेपरेट ऑर्डर लगेगा, ये वाला नहीं जाएगा। तो जाएगा तभी जब आपने इन्वेस्टिंग की होगी एक तरीके से, जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन किया है, जिस दिन बाई किया है, उसको मैं उसमें आप एक दिन जोड़ दो, उसके बाद आर्बिट्रेज पॉसिबल है। आप ऐसे समझ लो, उसके बाद आर्बिट्रेज पॉसिबल है। तो ये थी आज की वीडियो। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं रखूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है, सबको पता है हम लोगों को कोई कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम नहीं देना है। बाकी का एक बार देख लेते हैं। तो वही है, छोटा-सा आप ये देख लो, एक मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, ये उसके कुछ फीचर्स हैं। और ये एनएससी हो गया, ये बीएससी हो गया। अब कल की वीडियो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ये तो आज की वीडियो छोटी सी होगी, बेसिक्स है, कुछ ज़्यादा लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, थोड़ा सा देख लेते हैं कि सेबी क्या करता है, बस एक बार ये और समझ लेते हैं। तो आज 2 टॉपिक कवर हो जाएँगे आपके। सेबी कुछ नहीं है, ये आई थिंक 1992 में आया था, क्रॉस चेक कर लेना एक बार। ये कुछ नहीं करता है, सिर्फ ये रेगुलेट करता है मार्केट को। इसका डायरेक्ट लिंक हम लोगों से नहीं है, इसका डायरेक्ट लिंक स्टॉक एक्सचेंज से है। जितने भी स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उनका डायरेक्ट, उनके लिए ये लॉ बनाएगा। ठीक है, लॉ नहीं तो फिर गाइडलाइंस भी देगा। ठीक है, गाइडलाइंस दे देगा और कुछ नोटिफिकेशंस होती हैं जो सेपरेटली बोलते हैं ब्रोकर्स को कि आपको ये देखना रहेगा। होता क्या है मार्केट में, मान लीजिए किसी कंपनी की कोई खबर आई और जो कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय है उसके पास डॉक्यूमेंट आया और उसने देख लिया भाई साहब कंपनी 4 दिन बाद बोनस इशू लाने वाली है। इस एम्प्लॉय ने अपने रिलेटिव को बोल दिया 4 दिन बाद बोनस इशू आएगा, अभी तो न्यूज़ में आई नहीं है ये खबर, तुम क्या करो कंपनी के, सपोज करो टाटा स्टील के शेयर ले लो। उस बंदे ने टाटा स्टील के भाई 10,000 शेयर ले ली, ऑब्वियस सी बात है बोनस इशू ला रहा है तो प्राइस बढ़ेगा। और 10,000 मान लो मान लो 2 शेयर मिलते हैं एक शेयर पे, तो 10,000 के शेयर उसके 20,000 हो जाएंगे। तो भाई ये इस एम्प्लॉय ने बता दिया कि मेरे पास डॉक्यूमेंट आया था साइन करने के लिए, मैंने पढ़ा। उसने अपने रिलेटिव को बोल दिया कि जाओ तुम शेयर्स ले लो। तो ये क्या लीगल है? नहीं, ये बिल्कुल लीगल नहीं है। इसको बोलते हैं हम लोग इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर मतलब खबरी, एक तरीके से जो घर का भेदी होता है, लंका भेदी। तो ये है एम्प्लॉय, इसने कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक करके रिलेटिव को बता दी। अब प्रैक्टिकली मैं देखो इनसाइडर ट्रेडिंग को, अब कितना भी कोई भी टफ रूल ला दो, कोई भी लॉ ला दो, लेकिन इसको पूरी तरीके से बंद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पता नहीं कौन से रिलेटिव को बताया हो और फिर इस रिलेटिव ने मान लो अपना जस्टिफिकेशन दे दिया कि मैंने क्यों शेयर्स लिए। मान लो ये रिलेटिव है, इसने बोल दिया कि हाँ मैंने शेयर्स लिए हैं, आपकी बात सही है, लेकिन मेरा रीज़न ये नहीं है कि इसने बताए। ठीक है, मेरा रीज़न ये नहीं है कि इसने बोला है कि भाई शेयर्स ले लो। ये मेरा रिलेटिव ज़रूर है जो टाटा स्टील में काम करता है, लेकिन मैंने इसकी बात नहीं मानी है। ये रहा मेरा एनालिसिस, मैंने ये देखा चार्ट में, मैंने ये देखा और सेबी को पता चला कि कोई लिंक है ही नहीं। तो इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रूफ करना थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं एक दूसरा और एग्जांपल ले लेते हैं। सेबी हो सकता है कभी नया इंडेक्स लेके आए, वो इंडेक्स जैसे मान लो एनएससी हो गया, वो निफ्टी 50 हो गया, अब फाइनेंस का फिर निफ्टी, ये सभी को पता है। ठीक है, तो ऐसे ही एक नया इंडेक्स हो सकता है सेबी लेके आए, वो इलेक्ट्रॉनिक के रिगार्डिंग लेके आए। अब इसके पीछे दो रीज़न है। एक तो आने वाले बजट में ये न्यूज़ आ रही है कि 40,000 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक में जो प्रोडक्शन है उस सेक्टर को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ला सकती है। एक तो ये थोड़ा सा रीज़न है, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर बहुत अच्छा है, ईवी हो गया, चिप्स हो गई, सेमीकंडक्टर्स हो गया, लैपटॉप्स हो गए, तो वो सब सीन है। तो इसके लिए हो सकता है एक से भी अलग इंडेक्स लेके आए, कुछ भी नाम रख दो, फॉर एग्जांपल इलेक्ट निफ्टी रख दिया। ठीक है, जैसे फिर निफ्टी है वैसे इलेक्ट निफ्टी रख दिया। तो ये अब सेबी लाया तो है क्योंकि यही ला सकता है, लेकिन सेबी ने ये भी बोला है भाई अगर इलेक्ट निफ्टी जो मैंने अभी नाम बताया है फॉर एग्जांपल के तौर पर है, अगर इसमें वॉल्यूम, समझ रहे हो आप, वॉल्यूम बहुत कम हुआ, मतलब बहुत कम हुआ, तो ये इसको ना कैंसिल कर देंगे। इसका रीज़न ये है, मान लो वॉल्यूम है ही नहीं, वॉल्यूम नहीं है तो मतलब लोग हैं जो पीपल्स, जो दुनियादारी में जो लोग शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं वो बहुत कम है। तो इसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। 2-4 अमीर लोग आएँगे, एचएनआई, वो इसको, जिनके पास फंड्स रहता है 100 करोड़, 800 करोड़, तो ये मिल के इसको मैनिपुलेट ना करें, क्योंकि वॉल्यूम है ही नहीं, लोग कम है, तो अच्छे से इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसलिए वॉल्यूम होना ज़रूरी है, ये कंडीशन रहती है सेबी की। अगर वॉल्यूम नहीं होगा तो भाई साहब कोई नया आदमी आएगा, वो पंप और डंप कर सकता है, जो आप लोग सुनते रहते हो पंप और डंप। वो वॉल्यूम नहीं होता है तो मैनिपुलेशन ईज़ी हो जाता है। इसीलिए बड़े लोगों को, जो बिग प्लेयर्स हैं,
जो बिग प्लेयर्स हैं उनके लिए वॉल्यूम को मैनिपुलेट करना, ये मैंने बहुत पहले बोला था अपने इंस्टाग्राम की रील्स पर, वॉल्यूम को मैनिपुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इंडिकेटर्स आप कभी भी यूज़ करो तो जो भी आपको ठीक लगे, इंडिकेटर में एक वॉल्यूम का ज़रूर इंडिकेटर यूज़ कर लो, ठीक है? वेटेड वॉल्यूम ले लो, सिंपल वॉल्यूम ले लो, जो भी आपको ठीक लगे, लेकिन जो आपको इस सेटअप को सूट कर रहा हो, आप वो ले लो। तो ये थी आज की वीडियो। अब देखते हैं, एक बार ये देख लेते हैं अगली वीडियो में क्या डिस्कस करना है। तो अगली वीडियो में देखेंगे डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, और फैक्टर्स कौन-कौन से होते हैं जो शेयर मार्केट को चलाते हैं, या कोई एक जो पर्टिकुलर कंपनी है उसके प्राइस किस-किस फैक्टर से ऊपर-नीचे होते हैं, वो डिस्कस कर लेंगे। फिर उससे अगली वीडियो में हम लोग इन टॉपिक्स पर आएँगे। तो ये थी आज की वीडियो। चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेसिक्स है, सबको आता है मुझे पता है, लेकिन टॉपिक को स्किप नहीं करना है। पूरा कोर्स का मतलब पूरा कोर्स ही होता है, और फिर जब हम लोग एडवांस में आएँगे तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से लिंक करने में हेल्प होगी, और आपको एक अच्छी जानकारी हो जाएगी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग।